19वीं सदी का दौर भारत के नक्शे पर दो बहुत ही ताकतवर राज्य थे, सिंध और पंजाब। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये दोनों ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। अब देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा पैटर्न था, एक सोची समझी चाल थी। आज हम इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी ने पूरे के पूरे राज्यों पर कब्जा कर लिया। सवाल तो यही है ना, कि भाई एक कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो अचानक से तलवारें और तोपे लेकर पूरे देश पर कब्जा कैसे करने लगी। सिंध और पंजाब की जो कहानियां हैं, वो इस बदलाव के पीछे की पूरी रणनीति को खोलकर रख देती हैं। और ये बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है। जैसा कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हमें बताता है, ये घटनाएं अचानक नहीं हुई, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा थीं। तो चलिए, इसी स्रोत की मदद से इस पूरी योजना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारी पहली कहानी है सिंध की। यहां अंग्रेजों ने सीधा हमला नहीं किया, उन्होंने एक अलग ही रणनीति अपनाई, जिसे हम कह सकते हैं स्लो स्क्वीज, यानी धीरे धीरे शिकंजा कसना। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि आखिर में सिंध के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कहानी एक दिन की नहीं, बल्कि दशकों में फैली हुई है। शुरुआत होती है 1809 में शाश्वत मित्रता की संधि से। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में यह ब्रिटिश प्रभाव का पहला कदम था। फिर 1832 में व्यापार के नाम पर सिंध की नदियों पर कंट्रोल कर लिया, और 1839 आते आते ब्रिटिश सेना सिंध की ही जमीन पर तैनात हो चुकी थी। मतलब हर संधि के साथ सिंध की आजादी थोड़ी थोड़ी करके छिनती जा रही। और फिर कहानी में एंट्री होती है सर चार्ल्स नेपियर की। इनका रवैया कूटनीतिक नहीं, बल्कि एकदम सीधा और आक्रामक था। उनके आते ही शांतिपूर्ण बातचीत की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो खत्म हो गई और सीधे टकराव का रास्ता तैयार हो गया। और आखिर में बस एक बहाने की जरूरत थी। बलूचियों के एक छोटे से हमले को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि नेपियर को पूरी सैन्य कार्रवाई का मौका मिल गया। जो प्रक्रिया दशकों से धीरे धीरे चल रही थी, उसका अंत बस कुछ ही हफ्तों में हो गया, और सिंध की आजादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। अब सिंध से चलते हैं पंजाब की ओर। यहां स्लो स्क्वीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहां का माहौल पहले से ही एक बारूद के ढेर जैसा था। पहले युद्ध के बाद सिख और अंग्रेज दोनों के बीच तनाव बहुत ज्यादा था। अंग्रेजों को तो बस एक चिंगारी का इंतजार था। यहां पर दो विरोधी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे सिख, जो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते थे और अपने मामलों में किसी भी बाहरी दखल से सख्त नाराज थे। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनकी नज़र पंजाब की उपजाऊ जमीन और उसके रणनीतिक महत्व पर थी। टकराव तो लगभग तय ही था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये शब्द समझना बहुत जरूरी है, साम्राज्यवादी। ये सिर्फ जमीन हड़पने की बात नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है जो मानती है कि अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाना, दूसरे इलाकों पर कब्जा करना सही है। और लॉर्ड डलहौजी इसी साम्राज्यवादी सोच का सबसे बड़ा चेहरा थे। उनका साफ मानना था कि ब्रिटिश शासन का विस्तार करना ही उनका कर्तव्य है। तो जब वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, पंजाब के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। उन्हें बस एक मौके की, एक बहाने की तलाश थी। और वो बहाना मिला मुल्तान में। एक स्थानीय गवर्नर ने विद्रोह किया, और डलहौजी ने उस छोटी सी चिंगारी को पूरे पंजाब को जलाने वाली आग में बदल दिया। उनके लिए तो इतना ही काफी था। बस उसी एक विद्रोह का नाम लेकर उन्होंने पूरे सिख साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़ दी और उसका अंत कर दिया। लेकिन इन बड़ी बड़ी राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के पीछे कुछ असली इंसान भी थे, वो शासक जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो आइए अब देखते हैं कि इन जीतों की मानवीय कीमत क्या थी। सिंध के जो शासक थे, यानी अमीर, उनका हश्र बहुत ही दुखद हुआ। उन्हें अपनी ही जमीन से, अपनी मातृभूमि से निकाल दिया गया। उनकी ताकत, उनका सम्मान, सब कुछ छीन लिया गया, और उन्हें अपनी ही जमीन से दूर गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब में भी एक और व्यक्तिगत त्रासदी देखने को मिली। महाराजा रंजीत सिंह के छोटे बेटे राजा दिलीप सिंह को सिंहासन से हटा दिया गया। उन्हें एक पेंशन देकर लंदन भेज दिया गया। सोचिए, एक राजा को उसके ही राज्य से दूर कर दिया गया। ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि अपनी विरासत और अपनी पहचान से भी दूरी थी। तो सिंध और पंजाब, दो अलग अलग राज्य, दो थोड़ी अलग अलग कहानियां। लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक सोची समझी कार्यप्रणाली, एक प्लेबुक थी। तो ये पैटर्न क्या था? बहुत सीधा सा,
सबसे पहले कोई बहाना खोजो, चाहे वो टूटी हुई संधि हो या कोई छोटा मोटा स्थानीय विद्रोह। फिर किसी महत्वाकांक्षी अंग्रेज अधिकारी को आगे कर दो, जैसे सिंध में नेपियर या पंजाब में डलहौजी। और नतीजा हमेशा एक ही था, राज्य का विलय और उसके शासकों का अंत। तरीके थोड़े अलग हो सकते थे, पर मंजिल हमेशा एक ही थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब एक बड़ी ताकत विस्तार करना चाहती है तो बहाने हमेशा मिल ही जाते हैं? और क्या ये पैटर्न आज भी दुनिया में कहीं और किसी और रूप में दोहराया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि आज की दुनिया और उसकी राजनीति का भी है।